नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। राजधानी लाइव में आज हम बात करेंगे राजधानी चंडीगढ़, राजधानी लखनऊ, राजधानी रायपुर, राजधानी पटना, राजधानी भोपाल और राजधानी देहरादून की। विस्तार से चर्चा करने से पहले दिखाते हैं आपको 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर राजधानी चंडीगढ़ से 17 सितंबर यानी कि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस दिन को आज कांग्रेस राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएगी। अब रुख करते हैं राजधानी लखनऊ का। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएगी। सपा की ओर से गुरुवार को बेरोजगारी दिवस मनाया जाएगा। तीसरी तस्वीर राजधानी रायपुर से। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर आरके सिंह को मेडिकल शिक्षा का प्रभारी संचालक बनाया। डॉक्टर आरके सिंह वर्तमान में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के डीन हैं। चौथी तस्वीर राजधानी पटना से। बिहार में सियासी राजनीति का रंग बदरंग होते दिखने लगा है और एनडीए का अलगाव भी यहां पर दिखने लगा है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने 12 जनपद पर पार्टी की बैठक ली और अब रुख करते हैं राजधानी भोपाल का। मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव में विभिन्न पार्टियों की सभा का दौर जारी है और इन सभाओं में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के दौर में मर्यादा तक को ताक पर रखा जा रहा है। और अब छठी और आखिरी तस्वीर छत्तीसगढ़ की राजधानी देहरादून से। पितृपक्ष में पड़ने वाली अमावस्या पर धर्मनगरी हरिद्वार स्थित पौराणिक नारायणी शिला पर किए जाने वाले कर्मकांड और अनुष्ठान के लिए नारायणी शिला को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में। 17 सितंबर यानी कि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है और इस दिन के उपलक्ष्य में जहां भारतीय जनता पार्टी 14 से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह मना रही है, तो वहीं आज कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएगी। चंडीगढ़ में आज युवा कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा और इसके लिए एक अनोखा रास्ता युवा कांग्रेस ने अख्तियार किया है। दरअसल युवा कांग्रेस की तरफ से आज ठेले लगाकर पकौड़े और चाय बेची जाएगी, तो साथ ही सब्जियां बेचकर मोदी जी के जन्मदिन पर केक के लिए पैसे जुटाने की कोशिश की जाएगी। तो बता दें, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है और इस दिन के उपलक्ष्य में जहां भारतीय जनता पार्टी 14 से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह मना रही है, तो वहीं कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रही है। चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो आज युवा कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा और इसके लिए एक अनोखा रास्ता युवा कांग्रेस ने अख्तियार कर लिया है। दरअसल युवा कांग्रेस की तरफ से आज ठेले लगाकर पकौड़े और चाय बेचे जाएंगे। तो एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर सेवा सप्ताह मनाने का फैसला किया है, तो वहीं देश के युवाओं ने इसे बेरोजगार सप्ताह मनाने का आह्वान किया है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए, चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता विनीत कपूर इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है, कांग्रेसियों ने इस मौके पर प्रदर्शन करने का फैसला किया है, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है फिलहाल चंडीगढ़ से? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस की बात करें या कांग्रेस की बात करें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर चंडीगढ़ के अंदर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो एक अलग किस्म का विरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर के ऊपर ये जो प्रदर्शन है कहीं ना कहीं इसलिए किया जा रहा है कि पिछले कई सालों से देश के अंदर बेरोजगारी की समस्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जीडीपी की ग्रोथ जो है वो बिल्कुल डाउन हो चुकी है। इसके अलावा व्यापार धंधे जो हैं वो ठप हो चुके हैं। तो इसी के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर चंडीगढ़ का जो सेक्टर 17 जो कि हार्ट माना जाता है चंडीगढ़ का, वहाँ पर ये सभी के सभी कार्यकर्ता एकत्रित होंगे। उसके बाद ये सभी कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पर पकोड़े बेचने का काम करेंगे और उन पकोड़ों से
जो पैसे एकत्रित होंगे उस पैसे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का केक मंगवाया जाएगा और वहीं पर केक कटिंग सेरेमनी भी होती हुई नजर आएगी। इस तरह का अनोखा प्रदर्शन आज कांग्रेस जो है वो चंडीगढ़ में करने जा रही है। हालांकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो उनके द्वारा आज स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, इसके अलावा पॉलीथीन प्रतिबंध का एक अभियान चलाया जा रहा है और भी कई अलग अलग तरह की सोशल मुहिमें चलाई जा रही हैं। लेकिन उसके विरोध में जिस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरफ से पहले ही ये प्रस्तावित प्रदर्शन रखा था, जिसमें सीधे तौर पर आज सभी के सभी कांग्रेसी लीडर्स की बात करें या कार्यकर्ताओं की बात करें, ये पकोड़े बेचते हुए नजर आएंगे। जी विनीत, जिस तरह से तमाम आपने ये जानकारी दी, आपसे यहां पर ये जानना चाहेंगे, देश में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर युवाओं में जिस तरह से खासी नाराजगी है और सरकार भी इस बेरोजगारी को लेकर कोई खास प्रबंध जो है वो नहीं कर पा रही है, क्या लगता है हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा करते हुए सत्ता में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को निराश किया है? क्या इसीलिए युवा विरोधात्मक ये शैली जो है उसे अपना रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें बेरोज़गारी की समस्या की, तो देश में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी की समस्या जो है वो इन कुछ सालों में देखने को मिली है। और अब की अगर हम बात करें तो जिस तरह से कोरोना काल था तो रोज़गार के अवसर तो मिलने दूर की बात थी, बल्कि जिनको रोज़गार मिले हुए थे उनके रोज़गार भी उनसे छीनते हुए नजर आए हैं। इसी के चलते जहां युवा कहीं ना कहीं अगर हम कह सकते हैं कि मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं असहाय महसूस करता हुआ नजर आ रहा है, वहीं विपक्ष की बात करें तो इन सभी मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देश की जीडीपी की बात करें तो अब जो आंकड़े आए हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। अर्थव्यवस्था जो है वो कोरोना काल में वैसे ही काफ़ी खराब होती नजर आ रही है। इसके बावजूद अगर हम रोजगार की बात करें उसका ग्राफ गिरता चला जा रहा है, उद्योग धंधे जो हैं वो ठप होने की कगार पर हैं। तो ऐसे में केंद्र को मोदी सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं इस दिशा में भी विचार करने की ज़रूरत थी, इस दिशा में भी कुछ ऐसे कार्य करने की ज़रूरत थी ताकि जिन युवाओं के रोज़गार गए हैं उनको दोबारा से रोज़गार के अवसर जो हैं वो मुहैया हो सके। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में थोड़ा सुधार हो सके, जीडीपी जो है वो अपनी वापस ग्रोथ पकड़ सके। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों की बजाय और जो अहम मुद्दे नहीं हैं उनके ऊपर ज़्यादा चर्चा की जा रही है। इसी वजह से कहीं ना कहीं आज कांग्रेस की बात करें एक अनोखा प्रदर्शन करती नजर आ रही है, कहीं ना कहीं चेताने का प्रयास किया जा रहा है। और ये प्रदर्शन भी इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए नजर आते थे कि पकोड़े बेचना भी एक व्यवसाय है और इस व्यवसाय के माध्यम से भी लोग अपनी आजीविका जो है वो जुटा सकते हैं। तो ऐसे में उसी बयान पर चलते हुए कांग्रेसी लीडर जो हैं आज पकोड़े बेचेंगे। देखने वाली बात होगी इतने पैसे एकत्रित हो पाएंगे कि एक बर्थडे केक मंगवाकर वहां पर बर्थडे सेलिब्रेट कर सकें। मोदी के जन्म दिवस पर सेवा सप्ताह मनाने का फैसला किया है, तो वहीं देश के युवाओं की अगर बात करें तो इसे बेरोजगार सप्ताह मनाने का उन्होंने आह्वान किया है। देश में बेरोजगारी को लेकर युवा जिस तरह से लगातार अपनी आवाज को उठा रहे हैं, क्या लगता है क्या युवाओं की सुध लेने वाला इस वक्त में कोई नहीं है? देखिए वही एक बड़ा सवाल है कि आखिर बेरोज़गारी की समस्या जो है वो कैसे ख़त्म होगी, कैसे युवाओं को रोज़गार के अवसर मिलेंगे। मोदी सरकार ने 2014 में जब उनकी सरकार बनी थी उस समय भी चुनाव के समय में 2 करोड़ भारतवासियों को रोज़गार देने की बात की थी, लेकिन कितने लोगों को रोज़गार दिया गया इसके आंकड़े पेश नहीं किए जा चुके हैं। अब भी कहीं ना कहीं रोज़गार की बात की जा रही थी कि रोज़गार के अवसर जो हैं मुहैया करवाए जाएंगे, नौकरियाँ दी जाएंगी, लेकिन अब भी हाल ज्यों के तो हैं और बेरोज़गारी लगातार बढ़ती नज़र आ रही है। इसी वजह से अगर हम रोज़गार की तलाश कर रहे युवाओं की बात करें वो सड़कों पर हैं, गलत रास्ते भी कई युवक जो हैं वो इख्तियार करते हुए नज़र आते हैं, जिस तरह से तंगहाली की कई घटनाएं निकलकर सामने आती हैं। तो ऐसे में जो क्राइम का ग्राफ है वो भी बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में बहुत से आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगा, बेरोजगारी के अलावा ऐसे और कौन से मुद्दे हैं जिन पर आज ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए बेरोज़गारी के अलावा भी अगर मुद्दों की बात करें तो मुद्दे बहुत से हैं, चाहे उसमें हम अर्थव्यवस्था की बात करें, चाहे उसमें हम जीडीपी की बात करें। तो फिलहाल जो आर्थिकता है उसी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन आज किया जाएगा, आर्थिकता के आधार पर, क्योंकि लगातार हमारी अर्थव्यवस्था भी इस कोरोना काल में डाउन होती नज़र आ रही है। इसके अलावा हमारी जीडीपी जो है वो भी डाउन होती नज़र आ रही है। तो फिलहाल यही 3 मुद्दे जो हैं ये कांग्रेस ने चिन्हित किए हैं। इन्हीं 3 मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं मुद्दों को लेकर आज
विरोध प्रयास प्रदर्शन करेगी भी बीजेपी। किया जा रहा है। धन्यवाद विनीत तमाम जानकारी देने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्म दिवस है और साथ ही साथ आपको बता दें आज के दिन को कांग्रेस पार्टी जो है वो बेरोजगार दिवस के रूप में मना रही है और इसी के तमाम जानकारी हमारे संवाददाता ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को बेरोजगार दिवस के रूप में मना रही है। सपा की ओर से गुरुवार को बेरोजगारी दिवस मनाया जाएगा और इसको लेकर सपा ने तैयारी की है। सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं का कहना है कि देश का जो युवा है वो बेरोजगार हो रहा है, रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है, प्राइवेट कंपनियां बंद हो रही है, सरकार सरकारी भर्तियां नहीं निकाल पा रही है, भर्ती निकले तो परीक्षा नहीं, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, आखिर देश का युवा क्या करे। आज इन सब का मुख्य कारण प्रधानमंत्री की जन विरोधी नीतियां हैं। तो जिस तरह से हमने पहले भी आपको बताया आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है और इस दिन के उपलक्ष्य में जहां बीजेपी 14 से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह मना रही है तो वहीं कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी जो है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है और आज सपा ने इसे लेकर तमाम तैयारियां की है। सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं का कहना है कि देश का युवा बेरोजगार हो रहा है, रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है, प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो बंद हो रही है, सरकारी भर्तियां जो है वो नहीं निकल पा रही है और भर्ती निकले तो परीक्षा नहीं, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, आखिर देश का युवा करे तो क्या करे। आज इन सब का मुख्य कारण प्रधानमंत्री की जन विरोधी नीतियां हैं और ये सब कहते हुए समाजवादी पार्टी ने भी आज बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। और लखनऊ से इस वक्त हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पुनीत, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्हें उठाने की कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी द्वारा? देखिए लोकेश, आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्म दिवस है। ऐसे में बीजेपी जो है इस पूरे सप्ताह को यानी कि 14 सितंबर से 20 सितंबर सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। ऐसे में कई ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए हैं, सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं और जो केंद्र की या राज्य की जो भी नीतियां हैं वो जन जन तक पहुंचाने की बीजेपी की तैयारी है। इसके लिए वर्चुअल मीटिंग्स हो रही थी। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पिछले काफी दिनों से वर्चुअल मीटिंग करके जिले के हर एक कार्यकर्ता को संबोधित कर रहे थे, लेकिन आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसे बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो रोजगार की बातें करके रोजगार देने की बात कही गई थी, चाहे वो 2014 का चुनाव देख लीजिए, चाहे उसके बाद का लोकसभा चुनाव देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव देख लीजिए, आज की स्थिति यह है कि रोजगार देने के बजाय रोजगार छीनने का काम सरकार कर रही है। ऐसा आरोप जो तमाम बेरोजगार संघ हैं वो लगा रहे हैं। ऐसे में आज बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी हर जिले में प्रदर्शन करेगी, जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर, और लोगों को जो बीजेपी की जो वादे थे और जो उन्होंने किया है असल रूप में, यानी कि जो वादे किए गए थे कंप्लीट नहीं हुए हैं, वो जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। इसके लिए समाजवादी पार्टी भी लगातार वर्चुअल मीटिंग करके अपने कार्यकर्ताओं को, जो उनके पदाधिकारी हैं, वो संबोधित कर रहे थे कि किस तरीके बीजेपी ने क्या कहा था चुनाव के वक्त और अब क्या हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल नौकरियों का है। जब सत्ता में बीजेपी आई थी तब कहा गया था कि यहाँ पर रोजगार आएगा, उद्योग धंधे लगाए जाएंगे, इन्वेस्टर समिट हुए, तमाम तरीके के समिट हुए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 2 की पोजीशन पे है, लेकिन चुनाव को 1.5 साल बचे हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसने उत्तर प्रदेश में धरातल पर काम किया हो। सब कुछ कागजों में है, कंपनियां आएंगी, लगेंगी, औद्योगिक इकाइयां लगेंगी, लेकिन आखिर कब? सवाल ये उठता है कि आखिर कब। ऐसे में कोरोना काल आया, नोटबंदी आई, जीएसटी आई, जिसके चलते लोगों की जो बची कुची नौकरियां थी वो भी चली गई। अब बेरोजगार है युवा, खासा बेरोजगार है, पढ़े लिखे युवा। हालात ये है कि सफाई कर्मी की भी अगर वैकेंसी निकलती है तो MBA पास लोग अप्लाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बारे में सोचना होगा। सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर भी रोज दिखने को मिल रहा है। ऐसे में जो विपक्षी दल हैं वो युवाओं का साथ देकर के बेरोजगारी के इस मुद्दे को भुनाना चाहते हैं। हालांकि देखिए, ये पैतरा कितना कामयाब होगा ये 2022 में पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से हम जानते हैं कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, ऐसे में विपक्ष कोई भी एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहता है और बेरोजगारी इस बार सबसे बड़ा मौका है, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि लॉकडाउन के बाद में ज्यादातर लोग या तो 50% सैलरी पर काम कर रहे हैं या फिर उनकी नौकरियां जा चुकी हैं। उद्योग धंधों के हालात बेहद खराब हो चुके हैं, कच्चा माल नहीं मिल पा रहा है लोगों को, तमाम समस्याएं हैं और सरकार
सीधे तौर पे इन मुद्दों से कहीं अलग बात कर रही है, भटकी हुई है और इसका सीधा तौर पे फायदा विपक्षी दल उठाना चाहते हैं। जी लोकेश। पुनीत, आपसे यहां पर जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी कि आज की अगर बात करें तो राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस जो है वो ट्रेंड करवाने की जो तमाम योजनाएं बनाई गई है, उन योजनाओं में क्या क्या बातें शामिल है? जिस तरह से कोरोना काल में पार्टी की ओर से तमाम प्रोटेस्ट हुए, लेकिन आज के दौर में डिजिटल वर्ल्ड में भी प्रोटेस्ट का दिखना जो है वो बेहद जरूरी है। क्या इसीलिए हैशटैग के जरिए इसे ट्रेंड भी करवाया जा रहा है? देखिए लोकेश, सोशल मीडिया का अहम रोल रहा है, खासतौर के बीजेपी को जिताने में। अगर बीजेपी की जीत हुई, चाहे केंद्र में 2 बार या उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, तो सोशल मीडिया का एक बेहतर सहयोग रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया को जिस तरीके से बीजेपी ने बुलाया और जिस तरीके से सत्ता में आई, अब कहीं ना कहीं विपक्षी दल भी सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। हैशटैग जो चल रहा है, चाहे 5 सितंबर का देख लीजिए जो ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा था, चाहे 9 सितंबर का देख लीजिए और आज 17 सितंबर का देख लीजिए। सोशल मीडिया भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो चुका है कि अधिकतम लोग सोशल मीडिया पर हैं। विपक्षी दल भी इस बात को बेहतर तरीके से जान चुके हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आई, चाहे केंद्र में या राज्य में, सोशल मीडिया ने एक अहम योगदान दिया है। ऐसे में कोरोना काल में जब लोग ज्यादा घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो सीधे तौर पर सोशल मीडिया ही एक सहारा बचता है अपनी आवाज उठाने का। इसलिए जो भी विपक्षी दल हैं वो ट्विटर पर काफी ट्रेंड कराते हैं, जैसे राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस ट्रेंड हो रहा है, 9 सितंबर 9 बजे ट्रेंड हुआ, 5 सितंबर ट्रेंड हुआ, तो सीधे तौर पर आवाज एक साथ आवाज उठे, ऐसा प्रयास विपक्षी दलों का है। लेकिन सीधे तौर पर एक बात समझने वाली होगी, कांग्रेस अपने अलग मुद्दे पर है, सपा अपने अलग मुद्दे पर है, विपक्ष में भी भटकाव है। अगर विरोध करना है, बेरोजगारी ही एक अहम मुद्दा है और ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये बेरोजगारी संघ है, तमाम ऐसे युवाओं के संगठन हैं जिन्होंने जो बेरोजगारी संघ बने हुए हैं, उनके साथ आवाज मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुआ जा रहा है। तो ऐसे में तमाम विपक्षी दल को एक साथ आकर के खड़े होना चाहिए। 2022 की बात अलग होगी, तब आपके मुद्दे अलग होंगे, तब आपकी बातें अलग होंगी, आपके चुनावी वादे अलग होंगे, लेकिन इस वक्त अगर बेरोजगारी मुख्य मुद्दा है तो तमाम विपक्षी दलों को एक साथ आना चाहिए। और बीजेपी इसी चीज को कैश करा ले जाती है जो विपक्षी दलों में फूट है, क्योंकि ये ना तो सपा का ट्रेंड है ना कांग्रेस का ट्रेंड है। ये जो ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, ये सीधे तौर पर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस, ये तमाम बेरोजगारी संगठन है, प्रदेश ही नहीं पूरे देश में, जो आज राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाएंगे। ऐसे में तमाम विपक्षी दलों को सपोर्ट करके इन लोगों का सरकार को एहसास कराना चाहिए कि आपने वादे क्या किए थे और धरातल पर क्या काम हो रहा है। जी बिल्कुल, और इसी बाबत आज बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है। धन्यवाद पुनीत, तमाम जानकारी देने के लिए। जिस तरह से हमारे संवाददाता ने तमाम जानकारी दी, समाजवादी पार्टी भी आज बेरोजगारी दिवस के रूप में सत्ता से सोशल मीडिया के जरिए भी लड़ाई लड़ने की पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर आरके सिंह को मेडिकल शिक्षा का प्रभारी संचालक बनाया है। डॉक्टर आरके सिंह वर्तमान में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के डीन हैं। इसके पहले वे राजनांदगांव में अपनी सेवाओं को दे चुके हैं और फॉरेंसिक मेडिसिन के भी एचओडी रहे। अब उन्हें विभाग ने प्रभारी डीएमई बनाया है। आपको बता दें, वर्तमान डीएमई डॉक्टर एसएल आदिले पर भ्रष्टाचार और दुष्कर्म सहित कई गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें तत्काल पद से हटा दिया। डॉक्टर आदिले की जगह पर रायपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर विष्णु दत्त को डीएमई का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। डॉक्टर विष्णु दत्त पर बिलासपुर में दवा खरीदी का आरोप लगा था, जिसकी जांच अब भी जारी है और इस खबर को एएनबी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने डीएमई के अतिरिक्त प्रभार से डॉक्टर विष्णु दत्त को हटाकर डॉक्टर आरके सिंह पर विश्वास जताते हुए डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन बनाया। एक बार फिर से एएनबी न्यूज अपनी खबर की सत्यता को लेकर सही साबित हुआ और एएनबी न्यूज की खबर के बाद विभाग ने दागी अधिकारियों को हटाया। जो छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर आरके सिंह को मेडिकल शिक्षा का प्रभारी संचालक बनाया है। तमाम दर्शकों को बता दें, इस खबर को एएनबी न्यूज ने प्रमुखता से इसके पहले दिखाया था, जिसके चलते अब जो बड़ी खबर मिल पा रही है, डॉक्टर आरके सिंह को मेडिकल शिक्षा का प्रभारी संचालक बनाया गया। डॉक्टर आरके सिंह वर्तमान में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के डीन हैं और फॉरेंसिक मेडिसिन के भी एचओडी रहे हैं। आपको यह भी बता दें, वर्तमान डीएमई डॉक्टर एसएल आदिले पर भ्रष्टाचार और दुष्कर्म समेत कई गंभीर आरोप लगे और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें तत्काल अपने पद से हटा दिया था। डॉक्टर आदिले की जगह पर रायपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर विष्णु दत्त को डीएमई का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन ठाकुर इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, स्वास्थ्य विभाग ने आरके सिंह को मेडिकल शिक्षा का प्रभारी संचालक बनाया है और इसके पहले जो डीएमई है डॉक्टर आदिले, उन पर भ्रष्टाचार समेत कई गंभीर आरोप लगे थे और एएनबी न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और खबर के बाद विभाग ने दागी अधिकारियों को हटाया था। क्या कुछ अपडेट है इस बारे में आपके पास? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि डीएमए के पद पर सबसे पहले डॉक्टर एस आदिल, लेकिन इनके ऊपर कई अनियमितताओं और दुष्कर्म के मामले लगे हुए थे, जिसको एएनबी न्यूज़ ने बड़ी प्राथमिकता से उठाते हुए उठाया था। जिसके बाद आदिल पे एक रेप का एफआईआर दर्ज हुआ, उसके पद से हटा दिया गया। उसके बाद रायपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर विष्णु दत्त की नियुक्ति की गई डीएमए पद पर। उनके पर भी बिलासपुर रहते हुए दौड़ाथड़ी थी सहित कई तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे, जिसको लगातार एएनबी न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाता रहा है। उसके बाद मजबूरन जो है राज्य सरकार बोला जाए स्वास्थ्य विभाग को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर आरएस सिंह को डीएमई बनाया गया है और आरएस सिंह की जो छवि है स्वच्छ छवि माना जाता है इनको। जिस तरह से आपने जानकारी दी, डॉक्टर आदिले पर भ्रष्टाचार समेत कई गंभीर आरोप लगे और एक महिला ने एसपी से उनकी लिखित शिकायत की और दुष्कर्म का आरोप लगाया। क्या लगता है पीड़ित महिला की शिकायत को कितना गंभीरता से लिया गया है यहाँ पर? जी बिल्कुल, लगातार डॉक्टर आदिले पर भी जो कार्रवाई के खिलाफ जो शिकायतें आ रही थी उसको लेके लगातार मामले भी चलते रहे उनके ऊपर। और सबसे बड़ी बात जो अपने बेटी के भर्ती को लेके हो या मेडिकल खरीदी पे हो, तमाम आरोप लगते रहे डॉक्टर आदिले पर। अगर कहा जाए कि स्वास्थ्य विभाग के तो सबसे भ्रष्ट अधिकारियों में गिनती आती है डॉक्टर आदिले की, उसके बावजूद भी इनके लंबे समय तक डीएमए पद पर बनाए रखना, ये कहा जाए जितना स्वास्थ्य मंत्री को जितना स्वच्छ छवि का माना जाए, तो स्वास्थ्य विभाग पे ही उतने दागियों को अहम पदों पर बैठाया गया था, जो लगातार मामले सामने निकल के आते रहे। देखिए, संविदा पर नियुक्त डॉक्टर आदिले जो हैं 31 मार्च को रिटायर हो रहे थे और सरकार ने इससे एक दिन पहले उनके 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया था और इसके बाद 30 सितंबर तक वे पद पर बने रहते। लेकिन बावजूद इसके दुष्कर्म का आरोप लगने के बाद सरकार ने उन्हें 22 अगस्त को सस्पेंड कर दिया। अब आरके सिंह को मेडिकल शिक्षा का जिस तरह से प्रभारी संचालक बनाया गया है, जो नए आए हैं उनसे क्या कुछ उम्मीदें नजर आ रही है? जी बिल्कुल, अगर डॉक्टर आरएन सिंह की बात की जाए तो आरएन सिंह राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज, अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में रहे हैं, तो उन्हें एक अच्छा लंबा अनुभव रहा है और वो स्वच्छ छवि के रहे हैं, जिसको लेके माना जा रहा है कि जो आरोप लगते रहे डीएमए के पदों पर रहते हुए, तो वो इन दागों को बेदाग करने में साबित नजर आएंगे यहाँ पर। बिल्कुल, अब देखना होगा आगे क्या कुछ जो तस्वीरें हैं, क्या कुछ स्थिति जो है वो सामने निकल कर आती है। धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के अपडेट देने के लिए। और राजधानी लाइव में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज।
ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में सियासी राजनीति का रंग बदरंग होते दिखने लगा है। एनडीए के अलगाव भी दिखने लगे हैं। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने 12 जनपद पर पार्टी की बैठक ली, जो कि बिहार चुनाव के संदर्भ में थी। बैठक में सभी सांसद और पूर्व सांसद मौजूद रहे। खगड़िया सांसद महबूब अली पटना में रहने और अस्वस्थ होने के कारण वीसी के माध्यम से जुड़े। बैठक में सभी साथियों ने दलित सेना और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान और हाजीपुर सांसद पशुपति कुमार पारस जी के बारे में चिंता जताई और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बैठक की शुरुआत में चिराग पासवान ने सभी सांसदों और पूर्व सांसदों को प्रधानमंत्री द्वारा बिहार के लिए उठाए कदमों और परियोजनाओं पर बधाई दी। तो बिहार में सियासी राजनीति का जो रंग है वो बदरंग होते हुए दिखाई देने लगा है और एनडीए का अलगाव जो है वो भी यहां पर दिखने लगा है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने 12 जनपद पर पार्टी की बैठक ली कल, और जो कि बिहार चुनाव के संदर्भ में रखी गई थी। इस बैठक में सभी सांसद और पूर्व सांसद मौजूद रहे। खगड़िया सांसद महबूब अली पटना में रहने और अस्वस्थ होने के कारण ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बैठक में सभी साथियों ने दलित सेना और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान और हाजीपुर सांसद के बारे में चिंता जताई। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए और चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मिथिलेश मिश्रा इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति चिराग पासवान के सुर जो हैं वो अभी भी सख्त नजर आ रहे हैं, और अगर खबरों की माने तो एलजेपी सांसद बिहार चुनाव में बीजेपी से ज्यादा सीटें चाहते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए इन दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर क्या कुछ बातचीत चल रही है? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जन संघ पार्टी रामविलास पासवान की आवाज पर एक बैठक रखा था। बैठक के दरमियान, बैठक के पूर्व की बातें मैं इसलिए कह दूं कि लोजपा प्रमुख और भाजपा प्रमुख ने यानी कि जेपी नड्डा के साथ में उनकी मुलाकात हुई थी। मंगलवार की देर रात में उनकी मुलाकात हुई थी। मुलाकात में सारी बातें तय हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी 143 सीट पर अपने लड़ने की जो प्रस्ताव थी वो जारी रहा है। इसके पूर्व में जब बैठक हुई थी, बैठक में रामविलास पासवान और हाजीपुर के जो सांसद थे पशुपति कुमार पारस, उनकी जो बीमारी है उसके ऊपर भी चिंता भी लोगों ने व्यक्त किया। और उसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इससे जेपी नड्डा के मुलाकात के दरमियान में ये जो बातें हुई थी वो सारी बातों के प्रस्ताव उन लोगों ने रखा। लेकिन इन तमाम बातों के बीच में भी लोजपा ने सीधे तौर पर यही कहा है कि दिल्ली की बातें तो छोड़िए, 143 सीट पर हमें लड़ेगी। लेकिन इन संसदीय बोर्ड की बैठक के दरमियान में सारी बातें तो हो गई, लेकिन अभी भी जो चिराग पासवान के ऊपर छोड़ी गई है ये बातें कि अभी आगे भी करनी क्या है। और बैठक की बातें करने की बात सामने में आ रही है कि बैठक के बाद भी निर्णय ले ली जाएगी कि ये काम करनी है। लेकिन एक बीच में एक और भी बातें सामने में आई थी कि खास करके जो जिस तरीके से नरम सिंह ने बयान दिया था और बिहार सरकार के जो मंत्री थे उन लोगों ने भी जो बयान दिया था उसमें कि भाजपा का जदयू का भाजपा के साथ गठबंधन है, लोजपा के साथ गठबंधन नहीं है, उसको लेकर के भी उस बैठक में बात पारित की गई थी कि जो लोजपा ने ये जताई कि जब जदयू को गठबंधन भाजपा के साथ ही करनी चाहिए और हमें नहीं, उन्होंने हमें नहीं जोड़ा है, इस पर भी उन लोगों ने ऐतराज किया था। और उसकी एक तरीके से सीधे तौर पर कर लिया गया कि इन लोगों ने सही किया और 143 सीट पर ही बातें उन लोगों ने सीधे तौर पर कहा था। फिर उसके बाद उन्होंने बिहार सरकार को घेरने के लिए फिर एक बात उन्होंने कहा कि जनजाति और अनुसूचित जनजातियों की जिस तरीके से 3 डिस्ट्रिक्ट जमीन मुहैया कराने की बातें कही गई थी, उस पर भी इस बैठक में प्रस्ताव ली गई कि राज्य सरकार को इन बातों को भी ध्यान आकर्षित करानी होगी। और उस बैठक में एक और भी निर्णय लेंगे कि खास करके पत्रकारों को भी अब की बार में सीट दी जाएगी। अगर लोजपा 143 सीट में लड़ेंगे तो उसमें आसपास खास करके पत्रकार है उनको भी एक सीट देने की बातें कही गई। मिथिलेश, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से पहले की बात करें तो चिराग पासवान नीतीश सरकार पर नरमी बरतने के मूड में तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। एलजेपी की जो बैठक हुई है, क्या उसमें पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी सीधे तौर पर हमला किया है? देखिए,
यहाँ पे जिस तरीके से आवाज पूरी क्लियर नहीं हो पा रही है। आपसे जानना चाहेंगे, चिराग पासवान जिस तरह से यहां पर सख्त होते नजर आ रहे हैं, नरम होते नहीं नजर आ रहे, तो क्या कल जो बैठक हुई है उसमें उन्होंने नीतीश कुमार पर भी किसी तरह का कोई हमला बोला है? देखिए, जो कल की जो संसदीय बोर्ड की बैठक की गई थी उसमें किसी भी तरह का नीतीश कुमार के ऊपर में सीधे ये कह दें कि उनके ऊपर भी किसी तरह का नाराजगी थी, न किसी तरह की तंज कसती गई थी। लेकिन जो जदयू के साथ में गठबंधन की बातें कही जा रही थी उसमें इन लोगों ने अभी पूरी तरह पारित नहीं किया, लेकिन अपनी बातों को उन्होंने रखा। अपनी बैठक में उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि एक मत तरीके से सीधे कहा कि 143 सीट पर हम लोग अब की बार लड़ेंगे। लेकिन सबसे अहम बात है कि अभी भी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद भी जितने भी निर्णय ली गई थी अभी भी चिराग पासवान के ऊपर में अधिकृत कर दी गई है। उनके पारित होने के बाद में फिर एक बार मैं दोहराना ये चाहूंगा कि अभी भी एक और बैठक होने की बातें कही जा रही है। उस बैठक में ही निर्णय लेनी चाहिए कि राजद के साथ में अभी रहना है या फिर से 143 सीट पर हमें जाकर अपनी उम्मीदवारों को खड़ा करना है। इन बैठक में अभी 143 सीट पर 3 व्यक्तियों को वहां पर चुनाव में उम्मीदवार के रूप में रखा जाएगा, इस बात का भी निर्णय नहीं ली गई है। लेकिन आगामी जो चुनाव होने जा रहे हैं उस चुनाव में आगामी चुनाव को लेकर के जो संसदीय बोर्ड में है वो निर्णय निकालेगा। आगे जो बैठक होगी उसमें निर्णय निकालेगा कि किन उम्मीदवारों को 3 स्थलों पे उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत की जाएगी। साथ में आगामी राजद के साथ में राजद की जो गठबंधन बनी हुई है उसमें हम लोग शामिल हो पाएंगे नहीं। ताकि एक और ये सीधे तौर से कहा जा सकता है कि अभी निर्णय एक और बाकी है जो लोजपा हो सकता है कि राजद की तरफ से उन्मुख हो जाए, क्योंकि जेपी नड्डा अभी भी वो चाहते हैं कि राजद के ही एक अंग बन करके लोजपा रहे। जी मिथिलेश, इस वक्त गठबंधन का दौर है और गठबंधन से अलग होने पर जो दोनों पक्ष हैं उन दोनों को ही नुकसान उठाना होता है। एनडीए में जेडीयू और जीतनराम मांझी के आने के बाद एलजेपी को कितनी सीटें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है? देखिए, लोजपा यहाँ अगर देखा जाए तो प्रमुख दलों में से एक मानी जाती है, तो राष्ट्रीय दल के रूप में भी उभरी हुई है। खास करके ये माना जाता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और जितने भी पिछड़े जातियों का एक सबसे बड़ा अगर समूह लेकर के जब चलता है वो लोजपा है। तो लोजपा को अगर दरकिनार कर करके अगर राजद चलने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं शिकस्त की बातें सामने में आने की संभावना बताई जा सकती है। दूसरी तरफ अगर दूसरी चरण की बातें सीधे तौर पर हम कहें, अगर मांझी को उन्होंने लेकर के अब चल रहे हैं तो मांझी की उतनी बहुयात वोट बैंक नहीं दिखाई देता है जिसके साथ में वो इतने बड़े पैमाने पर जीत हासिल करने का सुनिश्चित कर सके। तो ये कहा जा सकता है कि अगर राजद में लोजपा को अगर अनदेखा कर करके मांझी को अगर बल देने की प्रयास अगर की गई तो ऐसा निश्चित तौर से राजद में एक दरार दिखाई देगा। राजद की सीट कम होने की संभावनाएं जताया जा सकता है, क्योंकि यहाँ बिहार में अगर देखा जाए तो लोजपा ने अपने कई स्थलों पर एक मजबूती कायम रखा, एक स्तंभ बना करके रखा। उस स्तंभ में निश्चित तौर पर लोजपा अपनी सीट को लेकर के चले जाएगी तो निश्चित है कि कहीं न कहीं राजद से एक अपनी शिकस्त की बात सामने में आ सकता है। तो ये सीधे कह सकते हैं कि लोक जनपार्टी पार्टी का दरकिनार करना और हम पार्टी को अगर उसमें प्रवेश कराना निश्चित तौर पर अपने आप में एक अमिता बातें सामने आएगी जो चुनावी माहौल में निश्चित है लोजपा और हम में दोनों विश्लेषण नहीं किया जा सकता। यहां पर मिथिलेश आपसे यह भी जानना चाहूंगा, जिस तरह से चिराग पासवान कहीं ना कहीं सख्त नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर हम बात करें, जिस तरह से चुनाव के मद्देनजर सियासत तो लगातार जारी है, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, कल की बैठक है, कल की बैठक में जिस तरीके से बात छन करके आई है अभी तक किसी तरह का जदयू की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं की गई है। न जदयू जो शीर्ष नेता है या जदयू के जो प्रमुख है नीतीश कुमार, उनकी तरफ से अभी तक इस तरह का कोई बयान सामने में नहीं दिखा है। लेकिन उनकी चुप्पी कहीं न कहीं एक इशारा हो सकता है मनाने की कि राजद की जिस तरीके गठबंधन बनी हुई है उसमें लोजपा का एक प्रमुखता रही है और निश्चित है कि वे लोग मनाने का प्रयास करेंगे और आगामी चुनाव में साथ रहने का भी प्रयास उन लोगों को करने का ये आएगी। जेपी नड्डा और जो पूर्व की बातें जो मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि जेपी नड्डा और नीतीश कुमार दोनों लोगों की जब मुलाकात हुई थी, जदयू नेता और जदयू अध्यक्ष और भाजपा अध्यक्ष की जब मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में सबसे ज्यादा अहम फैसले लेने की बात आई थी, उसमें लोजपा की सबसे ज्यादा चर्चा की गई थी। उस समय भी तंज कसी गई थी, लोजपा की तरफ से भी तंज कसी गई थी, नाराजगी की बातें भी कही गई थी, नाराजगी दूर करने की भी बातें कही गई थी। लेकिन
आज जो कल के जो फैसले हैं सामने में आए, जो 143 सीटों पर सीधे तौर पर चुनाव की अपनी बात करने की प्रस्ताव जो जारी किया है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लोजपा ने, तो उसको लेकर के निश्चित तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव का एक अलग परिणाम दिखाई देगा। लेकिन अभी तक किसी भी तरह का किसी का तर्क अभी सामने नहीं आया, लेकिन अंकलन लगाए जा रहे हैं कि 12 बजे के आसपास में कुछ न कुछ सामने आएगा, क्योंकि एक छोटी सी बैठक जो लोगों ने खासकर जदयू के शीर्ष नेता आपस में करने की प्रयास कर रहे हैं, और जो जदयू के सूत्र हमें बता रहे हैं कि 12 बजे के आसपास में एक बात सामने में जरूर छल करके आने की संभावना व्यक्त की जा सकती है। जी बिल्कुल, देखना होगा क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आती है, और सियासी राजनीति का जो रंग है वो भी कहीं ना कहीं बदरंग होता हुआ नजर भी आ सकता है। धन्यवाद मिथिलेश तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर 27 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव में विभिन्न पार्टियों की सभा का दौर लगातार जारी है। इन सभाओं में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के दौर में मर्यादा तक को ताक पर रखा जा रहा है, और ऐसा मामला ग्वालियर में हुई जनसभा में तब सामने आया जब पार्टी समर्थक ने कमलनाथ जिंदाबाद के नारे लगा दिए, और इससे नाराज बीजेपी में शामिल हुए मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने कार्यकर्ताओं को थप्पड़ जड़ दिया। तो वहीं दूसरी ओर केंद्र की कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन को दरकिनार कर ये सभाएं आयोजित करवाई जा रही है, जिससे कोरोना के मामले जो हैं वो तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। विरोध में हो रही इन महासभा में लोगों में कोरोना का प्रकोप जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। तो मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव में विभिन्न पार्टियों की जो सभाएं हैं उनका दौर जो है वो लगातार जारी है। तो केंद्र की कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन को दरकिनार करते हुए ये सभाएं जो है वो आयोजित करवाई जा रही है, जिससे कि कोरोना के जो मामले हैं वो तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। देखिए, हमने अभी सुनी है सब बातें, जहां कोविड की बात है, कोविड को ध्यान में रखते हुए जो संभव है, जो उचित है, हमने इस पर चर्चा करी है। केवल हम सहमत हैं बजट पर। बजट तो पास होना है, संवैधानिक आवश्यकता है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो हमने हमारे सदस्यों ने प्रश्न दिए हैं, जो ध्यान आकर्षण दिया, इसका जवाब भी होए। सर, विधानसभा अध्यक्ष को लेकर सर, क्योंकि कई लोग कोरोना पॉजिटिव है, तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। अब विधानसभा अध्यक्ष तो 35 दिन बाद हम बनाएंगे। चलिए सर, ग्वालियर में आपका दौरा है सर? हाँ, ग्वालियर में है जी, कल हो गया। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने और इसे लेकर विभिन्न पार्टियों की सभा का दौर जो है वो लगातार जारी है। हालांकि केंद्र की कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है उसे भी इन सभाओं के दौरान दरकिनार किया जा रहा है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पारासर इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, कोरोना काल में जो तमाम नियम हैं, केंद्र की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है, उसे ताक पर रखकर सभाएं हो रही है, रैलियों में जनसैलाब उमड़ रहा है। पार्टी कार्यकर्ता तमाम नियमों को ताक पर रखकर सैकड़ों की संख्या में कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसे लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल लोकेश, बताना चाहूंगा, जिस तरह से मध्य प्रदेश के चुनाव में जहां पार्टियां मर्यादा तो भंग कर ही रही है, साथ ही साथ कागजों में ये जो नियम है, केंद्र की गाइडलाइन है, वो नजर आ रही है। चूंकि यहाँ भीड़ का जनसैलाब नजर आता है और भीड़ में लोगों को कोरोना पॉजिटिव भी हो जाते हैं, कई ऐसे मामले आ रहे हैं, बावजूद उसके सभाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। और दोनों पार्टियों, बड़ी पार्टियों की बात करें प्रदेश की, तो इनको दोनों को चुनौती भी नजर आती है। लेकिन इस चुनौती के बीच सीधी बात अगर देखी जाए तो यहाँ पर जिस तरह लोगों के लिए कोरोना पॉजिटिव और इस महामारी के प्रकोप से बढ़ता एक जाल है, वो 4 गुना नजर आता है। ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीति हो अच्छी बात है, विकास हो, सारी चीज हो, लेकिन अगर महामारी के प्रकोप लोगों को होता है तो लाशों पर राजनीति ना हो, ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। शैलेंद्र, इस बीच ये भी खबर आई कि कैबिनेट मंत्री जो है प्रद्युम्न सिंह तोमर और कांग्रेस कार्यकर्ता जो है उनके बीच में झड़प हो गई। आखिर क्या वजह रही जो ग्वालियर दौरे पर गए कैबिनेट मंत्री और जो सिंधिया समर्थक है प्रद्युम्न सिंह तोमर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का इन्हें विरोध झेलना पड़ा? देखिए लोकेश, जिस तरह से सिंधिया द्वारा बीजेपी में शामिल सभी विधायकों ने शामिल किया है, और जो उनके कार्यकर्ता समर्थक हैं वो कांग्रेस के ही हैं, और कुछ कार्यकर्ताओं को ये बात भी हजम नहीं होती है, और जब भी
उनको अपने प्रत्याशी नजर आते हैं और वो बीजेपी विरोध में, जिसके लिए वो जिंदगी से जंग लड़ते आ रहे हैं, तो उन कार्यकर्ताओं को जब इन्हें विरोध किया तो ये जो मामला आया है हाल ही में, तो प्रद्युम्न सिंह तोमर के सामने जब वही कार्यकर्ता कमलनाथ जिंदाबाद के नारे लगाते हैं या बीजेपी द्वारा या लोगों द्वारा वहां के पोस्टर हटाए जाने का विरोध करते हैं, तो उस टाइम पे प्रद्युम्न सिंह तोमर अपना आपा खोकर उन कार्यकर्ताओं को थप्पड़ जड़ते भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि राजनीति के इतिहास में ये जिस तरह पार्टी द्वारा एक वरिष्ठ मंत्री है प्रद्युम्न सिंह तोमर मध्य प्रदेश शासन के, और उनको यह बात के साथ साथ उनको दूसरों को क्या सीख होती है कि वो अपनी मर्यादा, जिस तरह बोलने में भी भंग हो रही है लोगों की, और इस तरह की मर्यादा लोग कार्यकर्ता जिसने पसीना अपना खून पसीना साथ में बहाया, उनके प्रचार में साथ दिया, और आज उनको थप्पड़ खाना पड़े, तो ये बात काफी संसार करने वाली है। शैलेंद्र, जिस तरह से आपने जानकारी दी कि वहां पर कमलनाथ जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, तो साथ ही साथ में जो पोस्टर है उसे लेकर भी ये यहां पर आपा होते हुए नजर आए। लेकिन पोस्टर की अगर बात करें तो अवैध रूप से पोस्टर ना लगाए जाएं, ये बात तो कमलनाथ खुद कहते आए हैं, लेकिन यहां पर यह भी सवाल है कि कांग्रेस नेताओं ने अवैध रूप से जो ये पोस्टर है, जो ये होर्डिंग्स है, आखिर लगाए ही क्यों? देखिए लोग, जिस तरह से पार्टी बीजेपी की सत्ता है और सत्ता की के उस पर सारे नियम मतलब बीजेपी के लिए भी लागू होंगे तो कांग्रेस के भी लागू होंगे, और मुझे लगता है सभी पार्टियों के लिए वो लागू होंगे। और अगर नियम जिस तरह पोस्टर हटने के बाद दूसरी पार्टी के पोस्टर लगते हैं, बीजेपी के पोस्टर लगते हैं, तो इन चीजों को अगर दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि नियम सभाएं जब भी होती है किसी भी पार्टी की हो, हालांकि जब भी चुनाव होते हैं, और पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी उपचुनाव जब हुए तब भी देखने में यही आया कि वह अपनी सत्ता का रसूख दिखाती, तो ये चीज तो आम बात है कि नियम और कायदे कागजों पर नजर आते हो, और जब आचार संहिता लागू होगी उस टाइम जरूर देखा जाएगा कि वह सख्ती देखी जा रही है कि नहीं देखी। शैलेंद्र, सिंधिया खेमे के समर्थक की बात करें और वर्तमान कैबिनेट मंत्री खुद जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भिड़ गए, हालांकि बाद में मंत्री को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया, इस घटना के संबंध में फिलहाल क्या किसी तरह का कोई मामला दर्ज किया गया है? बिल्कुल लोकेश, बताना चाहूंगा, जिस तरह से ये झड़प वाले मामले सामने आए हैं और प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कार्यकर्ता को जिस तरह थप्पड़ भी जड़ा है, तो उस मामले में मामला तो कुछ भी दर्ज नहीं हुआ, लेकिन जो दिल की भड़ास है वो जरूर निकल गई, दोनों में झूमा झटकी हो गई। हालांकि एक वरिष्ठ मंत्री और वरिष्ठ नेता को इस तरह कृत करने के लिए दूर रहना चाहिए और अपने गुस्से को काबू में करना चाहिए, क्योंकि उनको सीख के ही जो निचले कार्यकर्ता हैं या जो पदाधिकारी हैं वही भी यही करेंगे। सीधे तौर पे इस चुनाव में दोनों पार्टियों की साख लगी है, और कुछ भी चुनाव का परिणाम होगा तो एक सीधे तौर पे अगर कांग्रेस की हम बात करें तो उनका वजूद जिस तरह से 15 साल बाद प्रदेश में आया था और 6 महीने की अल्पकाल उन्होंने सरकार चलाई थी, और कांग्रेस के विधायक जिस तरह बीजेपी में गए, तो इसमें जाहिर सी बात है कि लोगों के लिए जो वहां के कार्यकर्ता दोनों पार्टियों के, तो एक दूसरे को एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन समय रहते ये चीजें होंगी, और विरोध है, काले झंडे जैसी चीजें भी चुनाव में भी सामने आएंगी। विरोध होगा, आरोप प्रत्यारोप का ये दौर है, ये भी होगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं भी जो मर्यादा है उसे ताक पर नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल स्वाभाविक बात है, मर्यादा को रखकर जिस तरह से सभाओं में एक दूसरे के प्रति पार्टियां बिल्कुल जिस तरह जंग छेड़ती हैं, और जनता को सीधे संदर्भ, आज की जनता अवेयर है और डिजिटल युग है, तो इसमें सीधे तौर पे लोग भी जानते हैं कि जिस तरह से विरोधाभास होता है, पार्टियों में शामिल होते हैं फिर पार्टियों को छोड़ देते हैं, अपना केवल और केवल अपना एक वजूद बनाने की कोशिश करते हैं, तो स्वाभाविक बात है इस बात को जनता भी कहीं ना कहीं चुनाव परिणाम में ही इसका जो रिजल्ट आएगा सामने आएगा। तो बिल्कुल, जनता इसका बखूबी से जवाब देना भी जानती है और जनता जवाब भी देगी। धन्यवाद शैलेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। पितृपक्ष में पड़ने वाली अमावस्या पर धर्मनगरी हरिद्वार स्थित पौराणिक नारायणी शिला पर किए जाने वाले कर्मकांड और अनुष्ठान के लिए नारायणी शिला को हरिद्वार में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के चलते श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है, और इसके लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है और नारायणी शिला पर पुलिस बल तैनात किया गया है।
हरिद्वार सीओ सिटी ने भी मौके पर पहुंचकर नारायणी शिला का निरीक्षण किया और इस मामले में मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों को उचित दिशा निर्देश दिए। तो वहीं इस दौरान सीओ सिटी ने हर की पौड़ी पर स्नान को लेकर कोरोना को गाइडलाइन जो है उसके अनुसार कार्य करने की यहां पर बात भी कही है। तो आपको बता दें, पितृपक्ष में पड़ने वाली अमावस्या पर धर्मनगरी हरिद्वार स्थित पौराणिक नारायणी शिला पर किए जाने वाले कर्मकांड और अनुष्ठान के लिए नारायणी शिला को कोरोना संक्रमण के मामलों को बढ़ते हुए देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए इसे बंद किया गया है। पूजन का जो है, ऐसा जिसको स्नान तो नहीं बोलते, लेकिन ये पूजन का हमारा एक दिन रहता है। इसमें हमारा जो ज़्यादातर जो हमारे सारे जो पूजन प्रतिष्ठान वगैरह होते हैं वो नारायणी शिला मंदिर में होते हैं। तो नारायणी शिला मंदिर तो हमारा कल रहेगा बंद, आज शाम से ही इसमें कार्रवाई शुरू हो जाएगी और इसमें हमारा बंद रहेगा और कोरोना की जितनी भी हमारी गाइडलाइंस है उसका पूर्णतः पालन कराया जाएगा। इसमें हमें आपको बताया जा रहा है कि कोरोना की गाइडलाइंस का पूरा पालन कराया जाएगा और बिल्कुल भी भीड़ कहीं भी जमा होने नहीं दी जाएगी। देखिए, जो भी हमारे ड्यूटी पॉइंट्स रहेंगे, जो घाट रहेंगे, हमारे मंदिर रहेंगे, आने जाने के रास्ते रहेंगे, वहाँ सब में ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी और इस तरीके से उसको प्रॉपर्ली मैनेज किया जाएगा। के प्रसिद्ध नारायणी शिला मंदिर पितृ विसर्जनी अमावस्या पर बंद रहेगा। नारायणी शिला पर देश भर के लोग अपने पितरों के मोक्ष के लिए कर्मकांड करने आते हैं। अमावस्या पर यहां बड़ा मेला लगता है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता विकास खरे इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, सतयुग से स्थापित धर्मनगरी हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर की अगर बात की जाए तो इसे बड़ी से बड़ी विपदा आने के बाद भी भक्तों के लिए बंद नहीं किया गया, लेकिन ऐसा पहली बार है जब नारायणी शिला मंदिर पितृ अमावस्या के दिन श्रद्धालुओं के लिए बंद रखा गया है और तमाम गंगा घाटों पर सोशल डिस्टेंसिंग से स्नान कराया जाएगा। क्या कुछ कड़े बंदोबस्त किए गए हैं वहां पर? बिल्कुल लोकेश, आपको बता दें, आज पितृ पक्ष में पड़ने वाली अमावस्या पर धर्मनगरी हरिद्वार स्थित पौराणिक नारायण शिला मंदिर पर किए जाने वाले कर्मकांड और अनुष्ठान के लिए नारायण शिला को हरिद्वार में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के चलते श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से जो है तैयारियां की गई है और नारायण शिला मंदिर में पुलिस बल तैनात किया गया है। हरिद्वार सीओ सिटी ने भी मौके पर पहुंचकर नारायणी शिला का निरीक्षण किया और इस मामले में मौके पर जो पुलिसकर्मी जिस स्थान पर वहां पर लगा गए हैं, उचित निर्देश पुलिस कर्मियों को जो सीओ सिटी ने वहां पर दिए। आज हर की पैड़ी पर स्नान को लेकर कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार कार्य करने की बात भी कही है। बात की जाए तो श्राद्ध को मुक्ति का मार्ग भी माना जाता है और पितृपक्ष के दौरान किए जाने वाले श्राद्ध का विशेष असर पड़ता है। पितृपक्ष का श्राद्ध सभी मर्द पूर्वजों के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में सभी पितृ यमलोक से पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं और हरिद्वार मुक्ति का द्वार है। हरिद्वार में पौराणिक नारायण शिला मंदिर में पिंडदान और अपने पितरों का श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। बिहार के गया जी को सबसे बड़ा पितृ तीर्थ माना जाता है। गया में पितृपक्ष के दिन पूर्ण किया गया और करने के पितरों को प्रेत योनि से मुक्त मिलकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी के साथ हरि के द्वार हरिद्वार में नारायणी शिला मंदिर की भी विशेष मान्यता। नारायण शिला मंदिर पर पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने से पितरों को मोक्ष के साथ साथ संक्रम पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने में पितरों को मोक्ष मिलता है। और इसके साथ साथ जो भी पूर्व में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचा करते थे, लेकिन आज उस तरह से किसी भी तरह की हरिद्वार हर की पौड़ी या नारायणी शिला मंदिर पर कोई भी वहां पर जो है कि भीड़ नहीं दिखाई दी है। लेकिन हर साल हजारों की तादाद में जिस तरह से आज अमावस्या का दिन है, आज अपने पूर्वजों का जो श्राद्ध करने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचा करते थे, लेकिन कोरोना काल के संक्रमण के चलते आज जो यहाँ पर जो पूरी तरह से जो रौनक हरिद्वार पर फीकी पड़ी है। लेकिन हर साल की भांति यहाँ पर जो श्रद्धालु अपने जो पूर्वज है उनका पिंडदान यहाँ पर क्या करते थे। बात की जाए तो जो यहाँ के मंदिर के पुजारी है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु हरिद्वार हर की पौड़ी या नारायण शिला मंदिर पहुंचा करते थे, उस तरह की रौनक हरिद्वार में आज के दिन नहीं दिखा दे रही है। लोकेश, जिस तरह से आपने तमाम ये बातें बताई, नारायणी शिला जिस तरह से आज बंद रखा गया है, ऐसे में जो श्रद्धालु हैं, क्या वे अब हरिद्वार ना आकर अपने अपने घरों में ही अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं, या अगर किसी को हरिद्वार आना भी है तो कम से कम कितने सदस्य यहाँ पर आकर अपने पितरों के लिए दर्पण और पिंडदान कर सकते हैं? बिल्कुल लोकेश, बात की जाए तो जिस तरह से वही नारायण शिला मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित मनोज त्रिपाठी का कहना है कि इस समय संक्रमण के काल के चलते सरकार की गाइडलाइन की
50 से ज्यादा व्यक्ति एक स्थान पर जमा नहीं हो सकते हैं। इसको देखते हुए सभी श्रद्धालुओं से कहा गया कि वह अपना श्राद्ध कर्म घर पर ही करे और सभी के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि आज मंदिर को बंद रखा जाएगा। श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए मंदिर भी नहीं खोला जाएगा। पितृ विसर्जन मास से 16 दिन के पक्ष का अंतिम दिन है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा की राशि मिलती है। इस दिन चंद्रमा नहीं निकलते हैं। श्राद्ध पक्ष में कोई दृष्टि हो जाए, श्राद्ध भूल जाए तो उन बातों की निष्पक्ष और जिन पितरों की तिथि का ध्यान नहीं होता है उन सबके निमित्त कर्म करने का दिन आज पितृ अमावस्या का होता है। अमावस्या के दिन आप स्नान कर गंगा पर नहीं आ सकते हैं तो कहीं न कहीं आप गंगा का स्नान किया नहीं कर सकते हैं, तो घर पर भी माँ गंगा का ध्यान कर स्नान करने पर वही पुण्य की प्राप्ति होती है जो गंगा तट पर स्नान करने से प्राप्ति होती है। इस दिन दान भी घर से करने पर श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। लोकेश, प्रशासन की तरफ से स्नान को यहां पर स्थगित तो किया गया है। अगर हम कोरोना महामारी की बात करें तो जो मानक हैं तमाम, उनका किस तरह से पालन करवाया जा रहा है यहां पर प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल लोकेश, प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन के द्वारा जो कड़े सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए, हर की पौड़ी को लेकर तमाम जो यहाँ पर पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद किए गए। बात की जाए तो जो भी पुलिसकर्मी हर स्थान पर यहाँ पर लगा गए हैं, तो जिस तरह की सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए सरकार की गाइडलाइन को फॉलो कराने के लिए यहाँ पर सभी जो पुलिसकर्मी लगा गए हैं। और बात की जाए तो जितने भी पुलिसकर्मी यहाँ पर लगा गए हैं, जैसे कि जो श्रद्धालु है, जो अन्य श्रद्धालु हर की पौड़ी पर पहुंच रहे हैं, उनको सोशल डिस्टेंस का पालन लगातार पुलिस जो कर्मी यहाँ पर करा रहे हैं। और प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने कल से पूरी तैयारी हरिद्वार और जो पौराणिक शिला मंदिर है वहां पर कर ली गई थी और किसी तरह से सोशल डिस्टेंस की धज्जियां ना उड़े, वहां पर हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह से मौजूद है। बात की जाए तो जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं हर की पौड़ी पर, उनको भी सोशल डिस्टेंस में ध्यान में रखते हुए मां गंगा में स्नान करने की अनुमति दी जा रही है। हालांकि 50 से ज्यादा कोई भी श्रद्धालु एक स्थान पर वहां पर इकट्ठा नहीं हो सकता। इस तरह से तैयारी को लेकर पुलिस प्रशासन और हरिद्वार प्रशासन वहां पर पूरी तरह से मुस्तैद है। लोकेश, आपसे जानना चाहेंगे, सोमवती अमावस्या की बात करें, अगर पितृ विसर्जन अमावस्या की बात करें तो इस स्नान की जिस तरह से महत्ता आपने बताई, इसमें क्या विभिन्नता है? बिल्कुल लोकेश, आपको बता दें जैसे कि जो मंदिर का मुख्य पुजारी मनोज तिवारी का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं, गंगा घाट पर नहीं पहुंच सकते, तो आप ये शब्दान अपने घर पर ही रहकर कर सकते हैं, क्योंकि जो पितृ पक्ष है वो आज के दिन आपके दरबार पर ही आते हैं और आप अपने घर पर रहकर ये शब्दान आप वहां पर कर सकते हैं और पुण्य के भागी भी बन सकते हैं, जिससे जो पितृ है वो भी इससे जो उनको भी मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। तो साफ तौर पर वहां पर जो मंदिर के पुजारी उनका यह कहना है कि घर पर भी रहकर पूजा पाठ कर सकते हैं और मां गंगा का ध्यान कर सकते हैं। लोकेश, तो तमाम जो घाट हैं स्नान करने के लिए वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में पालन करवाया जा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए जिस तरह से नारायणी शिला मंदिर है वो बंद किया गया है, पुलिस प्रशासन ने इस बाबत सुरक्षा के जो पुख्ता बंदोबस्त हैं वो भी यहां पर किए हैं। और साथ ही साथ हम आपसे यहां पर जानना चाहेंगे, जो श्रद्धालु हैं क्या उनकी तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? बिल्कुल लोकेश, बात की जाएगा श्रद्धालुओं का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन पूरी तौर से किया जाएगा। जैसे कि हरिद्वार में लगातार कोरोना का संक्रमण बेलगाम हो रहा है, तो उसको देखते हुए जो श्रद्धालु है वह भी पूरी तरह से उनका भी यही कहना है कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ा तो यहाँ पर सरकार की गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा। और जिस तरह से प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो तमाम व्यवस्था की गई ताकि सोशल डिस्टेंस की धज्जियां ना उड़े, उसको भी देखते श्रद्धालु में जो उत्साह पहले की भांति यहाँ पर दिखा करता था, लेकिन आज उस तरह का उत्साह श्रद्धालुओं में नहीं दिखाई दिया है। हालांकि आज के दिन कई लाखों की तादाद में हरिद्वार मां गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंचा करते थे और अपने जो भी यहाँ पर कर्म कांड है, जो पूजा पाठ है, वो अपने पितरों के लिए यहाँ पर पूजा अर्चना किया करते थे। लेकिन उस तरह की बात आज बात की जाए तो लोकेश पूरी तरह से हर की पेढ़ी जो है सुनी यहाँ पर पड़ी हुई है। जिस तरह से हर की पेढ़ी पर लाखों की तादाद में जो संख्या यहाँ पर उमड़ती थी, आज पूरी तरह से वो संख्या यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन श्रद्धालु भी कहीं ना कहीं जिस तरह से खुशी की लहर एक दिखाई पड़ती थी हर की पौड़ी पर, आज वो खुशी की लहर श्रद्धालुओं में नहीं दिख रही है। तो श्रद्धालु का तमाम जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे हैं और अभी भी जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे, तो उनमें भी साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह जो सरकार की गाइडलाइन है उसको पूरी तरह से फॉलो किया जाएगा और जो प्रशासन के दिशा निर्देश है उसको का भी अनुपालन पूरी तौर से किया जाएगा। तमाम दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा और जो हरिद्वार सीओ सिटी है वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा ले रहे हैं। धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम ये जानकारी देने के लिए।
और इसी के साथ ही राजधानी लाइव में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।